बहरहाल वो आगे बढ़ा और उसने दरवाजे की चटकनी उतार दी। दूसरे लम्हे इमरान अंदर दाखिल हुआ। वो अजीब से टेक्निकलर लिबास में था। चेहरे पर वही असली मासूमियत और हिमाकत की तह चढ़ी हुई थी। इस तरह डिस्टर्ब करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे दरअसल चाय की बड़ी शदीद तलब हो रही थी। मैंने सोचा कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन तो बहरहाल है कि शालीमार जैसे महंगे होटल के अखराजात बर्दाश्त कर सकें, तो यकीनन आप चाय का बिल भी अदा कर सकेंगे। इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए बड़े बेतकल्लुफाना लहजे में कहा, और मिताइस ने जानबूझकर बुरा सा मुंह बना लिया। इमरान साहब, मिताइस ने एक बार फिर एहतजाज करने की कोशिश की। मुझे मालूम है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप वैसे बेफिक्र रहें, आपको किसी चक्कर में नहीं फंसाया जाएगा। अलबत्ता चक्कर आप में फंस जाए तो और बात है। इमरान ने उसका फिक्रा काटते हुए कहा, और फिर वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मिताइस उसका चेहरा देखकर चौंक पड़ा, क्योंकि चंद लम्हे पहले उसके चेहरे पर नजर आने वाली हिमाकत अब यकसर गायब हो चुकी थी, और उसकी जगह इस कदर संजीदगी और वकार था कि मिताइस को यकीन न आ रहा था। कटियाक के डॉक्टर विगली से आपका क्या ताल्लुक है? इमरान ने अचानक कहा, और मिताइस इस तरह इमरान के मुंह से डॉक्टर विगली का नाम सुनकर बुरी तरह उछल पड़ा। उसे यकीन न आ रहा था कि वाकई ये अल्फाज इमरान ने कहे हैं, लेकिन इमरान का चेहरा बेहद संजीदा था। डॉक्टर विगली, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मिताइस ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए कहा। कटियाक में एक बूढ़ा साइंसदान रहता है, उसका नाम डॉक्टर विगली है। वो अजीब व गरीब किस्म की इजादात में बैनुल अक़वामी शोहरत रखता है, और इसी वजह से अमीर कटियाक ने उसे कटियाक में न सिर्फ रखा हुआ है, बल्कि उसे बेपनाह सहूलियात भी दी हुई है। वो कटियाक की नेशनल साइंस लेबोरेटरी का इंचार्ज है। इतना तारुफ काफ़ी है, या मजीद तफसील भी बताऊं? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। मैं तो कभी कटियाक गया ही नहीं, इसलिए मेरा डॉक्टर विगली से क्या ताल्लुक? मैं तो सीधा साधा सा बिजनेसमैन हूँ, मिताइस ने होंठ चबाते हुए कहा। अब उसे इमरान से खौफ सा आने लगा था। सोच रहा था कि कहीं ये शख्स माफूकुल फितरत कुव्वतों का मालिक तो नहीं है। फिर डॉक्टर विगली की मखसूस इजाद मैग्नाट पिन तुम्हारे पास कैसे आ गई? इमरान ने और ज्यादा संजीदा होते हुए कहा। उसने तकल्लुफ तर्क कर दिया था। मैग्नाट पिन, ये क्या होती है? मिताइस को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी खौफनाक दलदल में जा रहा हो। जनाब मिताइस साहब, तुम ये पिन मेरे फ्लैट की राहदारी में ना फेंक दे तो शायद मैं तुम्हारी बयान करदा कहानी पर दिलो जान से यकीन कर लेता, क्योंकि तुमने बड़ी फितरी अंदाज में बात की थी। तुम वाकई एक अच्छे अदाकार और अच्छे प्लानर हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद जब मैं राहदारी में गया तो मुझे ये पिन नजर आ गई, और इतनी मालूमात मुझे है कि ये पिन मैग्नाट पिन है, और इसकी इजाद का सहरा डॉक्टर विगली के सर है। शायद तुम्हें इल्म ना हो, डॉक्टर विगली ने इस मैग्नाट पिन के सिलसिले में एक साइंसी रिसाले में एक मजमून कलमबंद किया था। हर साइंसदान की तरह डॉक्टर विगली में भी ये फितरी कमजोरी मौजूद है कि वो अपनी इजादात का क्रेडिट लेना चाहता है। गोस ने अपने मजमून में मैग्नाट पिन की असल थ्योरी बयान ना की थी, लेकिन उसका मजमून पढ़ने के बाद मैं इस थ्योरी को बखूबी समझ गया था। बहरहाल ये पिन मिलने के बाद मुझे तुम पर शक गुजरा, और फिर मैंने कटियाक की खुफिया तंजीम रेड मास्टर से जब राब्ता कायम किया तो उन्होंने मुझे तुम्हारा पूरा शिजरा नसब बता दिया है। इमरान ने जवाब दिया, और अब मिताइस के लिए बचने की कोई राह ना थी। चुनांचे उसने फैसला कुन कदम उठाने का हतमी फैसला किया, और वो यकलक अपनी जगह से उछलकर इमरान पर आया। लेकिन इमरान न जाने किस तरह कुर्सी पर बैठे बैठे कुर्सी समेत एक तरफ हट गया, और मिताइस अपने ही जोर में मुंह के बल कालीन पर जा गिरा। अरे अरे, क्या हुआ? क्या कुर्सी में खटमल है? इमरान ने तेज लहजे में कहा। लेकिन नीचे गिरते ही मिताइस बिजली की सी तेजी से उठा, और दूसरे लम्हे जब वो सीधा हुआ तो उसके हाथ में वो खौफनाक बम मौजूद था जो उसने पहले से कोट की जेब में रखा हुआ था। मैं ये पूरा होटल ही उड़ा दूंगा, खबरदार अगर हरकत की। मिताइस ने बम वाला हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मिताइस का चेहरा बिगड़ा हुआ था। तुम तो जल्दी खुल गए। मैंने तो सिर्फ आइडिया से बात की थी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर दूसरे लम्हे वो संजीदा हो गया, क्योंकि मिताइस के दूसरे हाथ में साइलेंसर लगा रिवॉल्वर नजर आ रहा था, और मिताइस का चेहरा बता रहा था कि वो हर सूरत में उस पर फायर करने के लिए तैयार है। तुम वाकई हद से ज्यादा खतरनाक आदमी हो, लेकिन अब तुम किसी सूरत नहीं बच सकते, किसी भी सूरत, मिताइस ने कहा, और दूसरे लम्हे उसने दांत भींचते हुए ट्रिगर दबा दिया। इमरान बिजली की सी तेजी से उछलकर बेड पर जा पड़ा, और फिर उसने कलाबाजी खाई और दोबारा अपनी जगह पर आ गया।
मिथाइस दांत पीछे मुसलसल फायर किया जा रहा था। वो जगह बेहद तंग थी और कुर्सियां, मेज और बेड उसकी तेज हरकत में रुकावट बन रहे थे, लेकिन इमरान इसके बावजूद भी उसी बेड को ही इस्तेमाल कर रहा था। तीसरे फायर पर उसने बेड पर जाने की बजाय उल्टी साइड में छलांग लगा दी और फिर दोबारा पहली जगह पर आने की बजाय वो जरा सा पीछे हट गया। संग आर्ट था ही ऐसा, इसमें फायरिंग करने वाले की जहनी सोच को पहले पढ़ना पड़ता था। इमरान को मालूम था कि तीसरी बार मिथाइस लामाला उसी बेड साइड पर फायर करेगा और हुआ भी ऐसा ही। इस तरह 4 गोलियां जाए हो गई। मजीद चंद लम्हे इमरान का नाच जारी रहा, यहाँ तक कि रिवॉल्वर से ट्रच की आवाज निकली और ऐन उसी लम्हे इमरान की लात चली और मिथाइस के हाथ में पकड़ा हुआ बम हवा में उड़ता गया। दूसरे लम्हे वो बम इमरान के हाथों में था और मिथाइस आंखें फाड़े खड़ा था। तुम इंसान नहीं हो सकते, मिथाइस ने घुटे घुटे लहजे में कहा। उसे अब तक यकीन न आ रहा था कि कोई शख्स इतने करीब से चलाई जाने वाली मुसलसल 7 गोलियों से बच सकता है, जबकि निशानेबाजी में मिथाइस अपने आप को दुनिया का सबसे माहिर समझता था। लेकिन अब इसका क्या इलाज था कि वो बेचारा सुपर एजेंट बनने के बाद अपने पहले मिशन में ही इमरान जैसे शख्स से टकरा गया था और फिर उसे जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत ये हुई कि वो खुद इमरान से जा टकराया था। दूसरा रिवॉल्वर जेब में हो तो वो भी निकाल लो, इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा और उसी लम्हे उसके हाथ में रिवॉल्वर चमकने लगा। तुम मुझसे कुछ हासिल नहीं कर सकते, मुझे गोली मार दो, मिथाइस ने यकलक जुनूनी अंदाज में चीखते हुए कहा और फिर वो तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इमरान खामोश अपनी जगह पर खड़ा रहा। दरवाजा अंदर से बंद न था, इसलिए मिथाइस ने जुनूनी अंदाज में दरवाजा खोला, लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ उछलकर पुश्त के बल कालीन पर आ गिरा। दरवाजे पर जवाना खड़ा हुआ था। मिथाइस के नीचे गिरते ही उसने तेजी से आगे बढ़कर उसके सीने पर पैर रख दिया और मिथाइस का जिस्म बुरी तरह फड़कने लगा। ख्याल रखना मर न जाए, इमरान ने तेज लहजे में कहा और तेजी से आगे बढ़कर उसने दरवाजा बंद करके चटकनी लगाई और फिर तेजी से मुड़ा और जवाना को पैर हटाने का इशारा करके उसने बिजली के से अंदाज में कालीन पर पड़े हुए मिथाइस को पलटा और उसके दोनों बाजू पीछे करके उसकी कलाइयों में क्लिप हथकड़ी चढ़ा दी। अब इसे उठाकर कुर्सी पर बिठा दो, बेचारा बहुत थक गया होगा, इमरान ने कहा और जवाना ने मिथाइस को यूं बाजुओं से पकड़कर उठा लिया जैसे बच्चा किसी प्लास्टिक के खिलौने को उठाता है और उसे कुर्सी पर फेंक दिया। मिथाइस का चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था, आंखों से धुआं सा निकल रहा था, वो बुरी तरह हाँप रहा था। इमरान ने उसके कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी और चंद ही लम्हों बाद वो उसके ब्रीफकेस के खुफिया खाने से वो फाइल हासिल करने में कामयाब हो गया, जिसमें इमरान, जवाना और जोसेफ के फोटो और दीगर तफसीलात मौजूद थी। ये उस फाइल की नकल थी जो हेडक्वार्टर से उन्हें भेजी गई थी। अरसलान ने उस फाइल की 2 मजीद नकलें बनवाकर एक डगलस को दे दी थी और एक मिथाइस के हवाले कर दी थी, ताकि किसी भी वक्त अगर इसकी जरूरत पड़ सके तो वो उसे देख सके। और इसके अलावा भी ब्रीफकेस के खुफिया खाने में इमरान की दिलचस्पी का काफी सामान मौजूद था। उसने ब्रीफकेस बंद किया और फिर वो जवाना की तरफ मुड़ा, जो किसी देव की तरह पैर फैलाए मिथाइस के सर पर खड़ा था। इसे उठाकर बाहर चलो, फायरिंग गेट की तरफ, इमरान ने कहा और उसी लम्हे उसका हाथ लहराया और कुर्सी पर बैठे हुए मिथाइस की कनपट्टी पर पटाखा सा छूटा और मिथाइस झटका खाकर साइड में हुआ और फिर उसका जिस्म कुर्सी पर ही ढीला पड़ गया। उसकी गर्दन ढलक गई थी। वो मखसूस जगह पर मखसूस अंदाज में मारे जाने वाली जरब से बेहोश हो चुका था। हथकड़ी खोल दूं, जवाना ने कहा। हाँ, मैं खोल देता हूँ, अब ये 2 घंटे से पहले होश में नहीं आ सकता, इमरान ने कहा और फिर आगे बढ़कर उसने क्लिप हथकड़ी के जोड़ पर मखसूस अंदाज में दबाव डाला तो कटाक की आवाज से हथकड़ी खुल गई, जिसे इमरान ने मिथाइस की कलाइयों से निकालकर वापस अपनी जेब में डाल लिया। बम वो पहले ही अपनी जेब में मुंतकिल कर चुका था। जवाना ने मिथाइस को उठाकर कांधे पर लादा और इमरान ने हाथ में ब्रीफकेस उठाया और वो दोनों आगे पीछे चलते हुए दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। राहदारी में इस वक्त कोई आदमी मौजूद न था। वो लिफ्ट के जरिए नीचे जाने की बजाय फायरिंग रेस्क्यू गेट से निकलकर लोहे की सीढ़ियां उतरकर होटल की उगबी गली में आ गए। उनकी कार वहीं मौजूद थी। इमरान जवाना के साथ आया भी उसी तरफ से था, क्योंकि उसे खतरा था मिथाइस की निगरानी ना हो रही हो या उसके साथी नीचे हॉल में मौजूद ना हो। कमरे का नंबर वो ऑपरेटर से पूछ ही चुका था और पहला फोन उसने सिर्फ मिथाइस के कमरे में मौजूदगी को चेक करने के लिए किया था। चंद लम्हों बाद
उसकी कार मिथाइस को लिए राना हाउस की तरफ बड़ी चली जा रही थी। अरसलान और फरकंदा सयाहों के रूप में पाकिस्तान पहुंचे थे और यहाँ पहुंचते ही उन्होंने किसी मशहूर होटल में कयाम करने की बजाय एक सस्ते से होटल को कयामगाह के तौर पर मुंतखब किया था। अब क्या प्रोग्राम है, मुनासिब समझो तो पहले मुझे कोशिश करने दो। फरकंदा ने कुर्सी पर बैठते हुए अरसलान से मुखातिब होकर कहा। तुम्हारे जहन में क्या प्रोग्राम है? अरसलान ने मुस्कुराते हुए पूछा। फिलहाल तो कोई खास प्रोग्राम नहीं है, मैं चाहती हूँ पहले उस इमरान से मिलकर उसकी टाइप समझूं, फिर उसके मुताबिक उसे ट्रैप करूं। जहां भी मुनासिब समझूंगी एक गोली उसके दिल में उतार दूंगी। फरकंदा ने बड़े लापरवाह से लहजे में जवाब देते हुए कहा, जैसे इमरान का कत्ल बजाते खुद उसके लिए कोई अहमियत न रखता हो। फर्क डियर, तुम्हारा ये प्लान तो खासा तवील मालूम होता है, जबकि तुम्हें मालूम है कि डगलस और मिथाइस भी इसी मिशन पर आए हुए हैं। ऐसा ना हो कि तुम इमरान की टाइप समझती रह जाओ और वो दोनों या उनमें से कोई उसे कब्र तक पहुंचा दे। इस तरह हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। अरसलान ने जवाब दिया। हाँ, ये बात तो तुमने दुरुस्त याद दिलाई है। तो फिर ठीक है, दोनों उसके फ्लैट में चलते हैं और उसे देखते ही दोनों बैक वक्त फायर कर देंगे। अव्वल तो दोनों गोलियां अपना रास्ता बना लेंगी, वरना एक तो लाजमन उसके जिस्म में घुसी जाएगी। फरकंदा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मेरा ख्याल है तुम उसे कोई अहमियत नहीं दे रही। अगर उसका कत्ल इतना ही आसान होता तो हेडक्वार्टर 4 एजेंट बैक वक्त न भेजता, किसी थर्ड रेट आदमी के हाथ में रिवॉल्वर देकर उसे उसके फ्लैट में भेज देता। अरसलान ने संजीदा होते हुए कहा। अरसलान, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं की थी। ये इमरान शायद तुम्हारे आसाब पर सवार हो गया है, या फिर तुम बूढ़े होते जा रहे हो। इमरान एक आदमी है, आम सा आदमी, किसी मुल्क का सदर तो नहीं है कि उसके गिर्द कई हिफाजती हिसार होंगे, और ना ही वो फौलाद का बना हुआ है कि गोली उसके जिस्म में दाखिल ही ना हो सकेगी। फरकंदा ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, तुम पहले कोशिश कर लो ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम अभी जवान हो। अरसलान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, ओ, तुम शायद नाराज हो गए हो। डियर, नाराज होने की जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम वाकई वही अरसलान रहो जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े बहादुरों के जिस्म कांपने लग जाते हैं। फरकंदा ने कहा, नाराजगी की कोई बात नहीं, मैं कातिल जरूर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मेरी खोपड़ी में अकल नाम की कोई चीज़ भी मौजूद है। अगर वो वाकई आम आदमी होता और इतना आसान शिकार होता जितना तुम उसे आसान समझ रही हो, तो शायद अब तक हजारों बार कत्ल हो चुका होता। बहरहाल तुम कोशिश कर देखो, अगर तुम्हारा क्रेडिट बच जाए तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। बहरहाल मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि डगलस और मिथाइस से पहले उसे हम दोनों में से किसी के हाथों मरना चाहिए। अरसलान ने जवाब दिया, चलो इस बार तुम देखो कि वो किस तरह मरता है। फरकंदा ने कुर्सी से उठते हुए कहा, और फिर वो अलमारी में लटका हुआ अपना लिबास उठाकर बाथरूम में घुस गई। अरसलान खामोश बैठा सोचता रहा। न जाने क्या बात थी कि उसकी छठी हिस्स उसे बार बार खबरदार कर रही थी कि इमरान इतना आसान शिकार नहीं, उसे मारने के लिए जान जोखों में डालनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद फरकंदा बाथरूम से बाहर आई तो उसने बड़ा खूबसूरत लेकिन तकरीबन नीम उरिया लिबास पहन रखा था, और इस लिबास में वो इस कदर पुरशबाब लग रही थी कि अरसलान हालांकि उसका शोहर था, लेकिन इस लिबास में देखकर उसकी आंखों में भी चमक उभर आई। तुम इस लिबास में इमरान के पास जाना चाहती हो? अरसलान ने कहा। हाँ, क्यों? फरकंदा ने अपने ब्रीफकेस के खुफिया खाने को खोलते हुए मुड़कर हैरत भरे लहजे में कहा। फिर रिवॉल्वर ले जाने की जरूरत नहीं, इमरान चाहे पत्थर का क्यों ना बना हुआ हो, वो तुम्हें देखते ही पानी बन जाएगा। अरसलान ने कहा, और फरकंदा अपनी तारीफ पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे तो तुम्हारी नीयत खराब लग रही है, उसने शरारती से लहजे में कहा। नीयत खराब? क्या नीयत में भूचाल आया हुआ है? अरसलान ने जवाब दिया। बस चंद घंटों की बात है, फिर हम कामयाबी का जश्न मनाएंगे। फरकंदा ने छोटा सा रिवॉल्वर निकालकर अपने गिरेबान में अड़सते हुए कहा, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन उसका फ्लैट तो ढूंढना पड़ेगा। अरसलान ने कहा, नीचे काउंटर से शहर का नक्शा ले लेंगे, या फिर टैक्सी मुझे खुद वहीं पहुंचा देगी। फरकंदा ने कहा, अच्छा चलो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूं। अरसलान ने उठते हुए कहा, और फिर वो दोनों ही कमरे से बाहर आ गए। हॉल में मौजूद सारे अफराद फरकंदा को देखते ही चौंक पड़े। उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। अगर अरसलान साथ ना होता तो शायद वो थर्ड रेट लोग बेकाबू भी हो जाते, लेकिन अरसलान के चेहरे पर मौजूद सफाकी और उसका जसा देखकर उन्हें मजबूरन खामोश रहना पड़ा।
काउंटर से उन्हें शहर का नक्शा मिल गया और वो दोनों नक्शा लेकर एक खाली टेबल की तरफ बढ़ गए। वेटर को उन्होंने शराब लाने का ऑर्डर दिया और फिर नक्शा खोलकर उस पर झुक गए। यह है किंग रोड और यह है फ्लैट नंबर 200। फरकंदा ने गौर से नक्शा देखते हुए एक जगह पर उंगली रखते हुए कहा, हाँ यही है, ये तो होटल से खासा करीब है, हम पैदल भी जा सकते हैं। अरसलान ने करीब ही मौजूद अपने होटल को नक्शे में मार्क करते हुए कहा, मेरे ख्याल में पहले ये पता कर लिया जाए कि वो फ्लैट में मौजूद भी है या नहीं। फरकंदा ने कहा, उसका फोन नंबर इंक्वायरी से पूछ लेते हैं। अरसलान ने कहा और फिर हाथ में पकड़ा हुआ गिलास मेज पर रखकर वो उठा और काउंटर की तरफ बढ़ गया, जबकि फरकंदा ने नक्शा तय करके अपने पर्स में रखा और फिर शराब का गिलास उठाकर वो हॉल और उसमें मौजूद अफराद का जायजा लेने में मसरूफ हो गई। और ये देखकर उसका चेहरा खिल उठा कि हॉल में मौजूद हर शख्स किसी न किसी तरीके से उसे ही देख रहा था, उसी में दिलचस्पी ले रहा था। वो मुस्कुराती रही और बाकी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह देखकर शराब पीती रही। चंद लम्हों बाद अरसलान वापस आ गया। क्या हुआ? फरकंदा ने चौंक कर पूछा। वो फ्लैट पर मौजूद नहीं है, उसका बावर्ची बोल रहा था। उसे भी पता नहीं क्योंकि वो बताकर नहीं जाता। अरसलान ने कहा, चलो वैसे चलकर उसके फ्लैट का हुदूद अरबा वगैरह तो देख ले, रात को चले जाएंगे, किसी न किसी वक्त तो बहरहाल मिल ही जाएगा। फरकंदा ने कहा, ठीक है आओ। अरसलान ने कहा। उसने वेटर को बुलाकर जेब से एक बड़ा नोट निकालकर उसके हवाले किया और दोनों इकट्ठे ही होटल से बाहर आ गए। होटल से बाहर आकर वो नक्शे के मुताबिक पैदल चलते हुए थोड़ी देर बाद किंग रोड पर पहुंच गए। किंग रोड पर एक साइड पर तमाम रिहायशी फ्लैट्स बने हुए थे और चंद ही लम्हों बाद 200 नंबर फ्लैट उनकी नज़रों के सामने था। सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी और सीढ़ियों के नीचे गैरेज बना हुआ था। बड़ी घटिया सी रिहाइश है इस शख्स की जिसे इतनी अहमियत दी जा रही है। फरकंदा ने मुंह बनाते हुए कहा, अपनी अपनी पसंद की बात है, अब सब तुम्हारी तरह माहम के जंगल में कॉटेज बनाकर रहने से तो रहे। अरसलान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फरकंदा सर हिलाकर रह गई। वो फ्लैट को देखते हुए आगे बढ़ गए और फिर उन्होंने सड़क क्रॉस की और सड़क की दूसरी साइड पर आ गए। अब क्या प्रोग्राम है? अरसलान ने फरकंदा से पूछा। क्या करें, इस शख्स ने तो बोर कर दिया है। फरकंदा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मेरा ख्याल है होटल वापस चले, रात को निकलेंगे। उसका फ़ोन नंबर तो मुझे मालूम हो गया है, जब फ्लैट में होगा तब पहुंच जाएंगे। अरसलान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फरकंदा उसकी आंखों में मौजूद चमक देखकर हंस पड़ी। मैं जानती हूँ तुम किस लिए होटल वापस जाने का कह रहे हो। मैंने तो यही फैसला किया था कि उसका खात्मा करके इत्मीनान से जश्न मनाएंगे, लेकिन अब उसके मुकद्दर में चंद घंटे और जिंदा रहना है, इसलिए ठीक है आओ। फरकंदा ने कहा और अरसलान ने मसरत भरे लहजे में सर हिला दिया और दोनों वापस होटल की तरफ चल पड़े। डगलस और मिथाइस न जाने क्या कर रहे होंगे, पहुंच तो वो भी गए होंगे। फरकंदा ने कहा, हाँ पहुंच तो गए होंगे, लेकिन अब मालूम नहीं कि वो किस मेकअप में हो और कहाँ होंगे। अरसलान ने जवाब दिया। उसी तरह वो बातें करते हुए वापस होटल में पहुंच गए, लेकिन अंदर दाखिल होते ही वो दोनों ठटक गए क्योंकि सामने एक मेज पर डगलस बैठा हुआ खाना खाने में मसरूफ था। वो उसी शक्ल में था जिसमें उसका पासपोर्ट बना था। उसी लम्हे डगलस ने भी उन्हें देख लिया और वो चौंक पड़ा। आओ और इससे ही दो बातें कर ले, पता तो चले इसने क्या प्रोग्राम बनाया है। फरकंदा ने डगलस को देखते ही कहा और तेज तेज कदम उठाती उसकी मेज की तरफ बढ़ गई।